अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम ख़ातीन व हज़रात बाफ़ियत होंगे। लीजिए कहानी मसीहा की 37वीं किस्त हाजिर खिदमत है, लिहाजा तवज्जो की दरख्वास्त है। उस दिन 2 बजे स्टोर पर रशीद की वापसी के बाद माताब खान अपनी कार से घर वापस आया तो कुमोदनी व दिलशाद बानो के साथ खाना खाया और 1 घंटा शहनाज मंजिल पर रुककर दोनों यशोदा भवन वापस लौट आए। चलते वक्त मामी जान ने महताब से ताकीद की कि जब तक रानी की तबीयत नहीं संभल जाती है बवक्त शब इन्हें वहाँ तनहा छोड़कर घर आने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा महताब को इत्मीनान मिल गया था और कुमोदनी को भी बेहद खुशी हुई थी। बहरहाल घर पहुँचते ही कुमोदनी ने रमा आंटी से चाय बनाने को कहा तो वह फ़ौरन मालकन की हुक्म की तामील में लग गई। कुमोदनी अपनी ख्वाबगाह में पुश्त से तकिया लगाकर फर्श पर नीम दराज हो गई और महताब खान सोफ़ा पर नीम दराज हो गया। लम्हा भर बाद ही रमा देवी चाय लेकर आ गई। महताब ने संभल कर बैठते हुए पूछा, काका को चाय दिया ना आंटी? जी, वो स्वयं आकर भंसा घर से अपने लिए चाय ले गए। वाह, बहुत खूब। काकर वो और कुमोदनी गर्म चाय की चुस्की लेने लगे तो रमा देवी ने पूछा, अब तबीयत कैसी है मालकिन? कुमोदनी मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल ठीक हूँ काकी। बाबू अपने घर क्या ले गए? मामी जी व बुआ जी ने पूरे शरीर को तेल लगाकर इस तरह मालिश करना शुरू कर दिया कि मुझे गहरी नींद आ गई। रमा देवी ने कहा, शायद उसी वक्त जब आपको नींद आ गई तो दिलशाद मालकिन ने फ़ोन करके मुझसे आपकी तबीयत ख़राब होने की वजह पूछ रही थी। जब मैंने आपके स्वप्न में डरने वाली बातें बताई तो वो आपके भविष्य की कल्पना करके बहुत रोने लगी और भगवान से आप लोगों के आनंदमय जीवन की प्रार्थना करने लगी थी। कुमोदनी व महताब ने एक दूसरे की आंखों में झांका। महताब अपने पतलून की जेब से सिगरेट माचिस निकालते हुए बोला, दरअसल इसी रोने धोने के सबब मैंने स्वप्न की बातें उन्हें नहीं बताई थी। वैसे आपसे मालूम भी हो गया तो कोई बात नहीं। अच्छा हुआ। अपने अल्फाज के साथ ही महताब सिगरेट सुलगाकर लंबे लंबे कश लेने लगा तो कुमोदनी ने कहा, यहाँ मेरे पहलू में बैठकर सिगरेट पीजिए ना, मुझे इसकी बू अच्छी लगती है। महताब मुस्कुरा पड़ा, अरे वाह, मेरे ख्याल से दुनिया की आप पहली खातून हैं जो अपनी इस तरह की पसंद का इजहार कर रही हैं। रमा देवी धीरे से हंसकर बोली, मालकिन ठेले वाला सब्जी लेकर इधर से ही शहर जा रहा था, देखा तो सारी सब्जियां बिल्कुल ताज़ा थीं, इसलिए तुरई, देहाती परवल, नया मटर छीमी और इकट्ठे 5 सेर लाल आलू ले लिया है। अच्छा किया, मगर पैसे ठेले वाले को दे दी ना? हाँ मालकिन, अलमारी से निकाल कर दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब महताब ने कहा, रात के खाने में मटर आलू और बकरे गोश्त के कोफ्ता का सालन और पराठा कैसा रहेगा जान? कुमोदनी मुस्कुराकर बोली, भला ये भी कोई पूछने की बात है? जिस डिश का जीवन में कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकती थी वो सब कुछ आपको पाकर खा रही हूँ और रूह को ताजगी मिल रही है। रमा देवी ने मुस्कुराकर फौरन कहा, मैंने तो इन सब चीज़ों का नाम भी कभी नहीं सुना था। जवाबन कुमोदनी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। महताब ने कहा, मगर जान, कुफ्ता के लिए गोश्त पिसवाने मुझे खुद ही जाना होगा। होकर आ जाऊं क्या? मुझे भी ले चलिए, आपके साथ मैं भी चलूँगी। कोफ्ता तो संभवतः घर पर ही बनेगा, तो क्यों ना मैं ये भी मामी जान से सीख लूँ कि इसमें किस तकनीक से कौन कौन सा मसाला प्रयोग किया जाता है। बहुत खूब। महताब हंसते हुए मजीद बोला, तो फिर चलिए, और उठकर खड़ा हो गया। और हाँ आंटी, आप आलू मटर फ्राई करके सब्ज़ी तो बना ही लेंगी ना? हाँ मालिक बाबू, बहुत अच्छे ढंग से। फिर तो जब आपका दिल चाहे आप उसकी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि कोफ्ता बाद में ही डाला जाता है उसमें। अच्छा, मालकन, आधा तो मेरे मालिक ने पहले ही सिखा दिया मुझे। चुनांचे तीनों हंसने लगे थे और जब मालकन कार से चले गए तो रमा देवी ने हंसते हुए अपने पति रामलाल से मालिक बाबू
की बातें बताई। फिर क्या था, वो बुलंद आवाज़ में हंसते हुए बोला, मुसलमानों के खाने का कोई और अंत नहीं होता रमा, और अपने मालिक बाबू तो उनमें सबसे बढ़ चढ़ कर हैं। भगवान इनकी हर प्रकार से रक्षा करना मालिक। बहरहाल महताब ने कुमोदनी को कार में ही छोड़ दिया और जो ही अब्दुल शकूर कुरैशी की दुकान की जानिब बढ़ा, दूर से ही शकूर व उसके बेटों ने सलाम ठोका। दीगर हजरात ने भी सलाम व दुआ किया और खैरियत दरियाफ्त करने लगे। महताब समों से खुश अखलाकी के साथ मुसाफा करते हुए बोला, शकूर चचा 2 सेर गोश्त कुफ्ता के लिए पिसवा देंगे? क्यों नहीं चंदा बाबू, बस अभी मालिक के हुक्म की तामील होगी। उसने कुर्सी बढ़ा दी, क्योंकि उसके पास एक ही कुर्सी थी जिस पर वो खुद अपने भारी भरकम जिस्म के सबब दम लेने के लिए बैठ जाया करता था। लेकिन महताब नहीं बैठा। शकूर ने इसरार किया तो उसने धीमे नर्म लहजे में कहा, शकूर चचा बड़े बुजुर्ग ज़रूरतमंद यहाँ खड़े हैं, उनके सामने मेरा तनहा कुर्सी पर बैठना मेरी गुस्ताखी होगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। एक साथ कई मुस्लिम व गैर मुस्लिम हजरात के होठों पर उफ लफ्ज़ के साथ रश्क आमेज मुस्कुराहट तैरने लगी थी। चंद ही लम्हों बाद पिसा हुआ कीमा लेकर जब घर पहुंचा और समीदुल बुआ से कोफ्ता मसाला बनाने की कही तो मामी को भी जैसे पंख लग गए। लेकिन कुमोदिनी ने उन्हें मना कर दिया। वो बोली, मैं बुआ से सीखूंगी अम्मी जान, इसलिए इनके साथ मुझे ही काम करने दीजिए। बुआ मुस्कुरा कर बोली, आपको काम नहीं करना है लाडली प्यारी, सिर्फ देखना है कि मैं कैसे कैसे और क्या क्या करती हूँ। मामी हंसती हुई बोली, आप लोग बावर्ची खाने में चलिए, मैं हरी मिर्च, धनिया पत्ता, सफ़ेद जीरा, स्याह मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, कबाब चीनी और जावित्री लेकर आ रही हूँ। महताब ने फ़ौरन पूछा, जान आप फॉलो किया या नहीं? कुमोदनी उंगली पर गिनते हुए मसालों का नाम जहन में नोट करने लगी तो सभी हंस पड़े। मामी ने कहा, ऐसा भी कोई दुश्वार मरहला नहीं है बेटी। फिर महताब से पूछा, कितना कीमा है बेटे? जी, दोनों घरों के लिए एक एक सेर है। बहुत खूब। फिर महताब बोला, मगर अपने घर के लिए आलू मटर वगैरह है या ले आऊँ? सभी कुछ है मेरे लाल, फिक्र मत कीजिए। गांव का ठेले वाला इसी तरफ से गुजरा था, सब कुछ उसी से ले लिया। और हाँ बेटे, एक बात तो बताई ही नहीं, गुड़िया बेटी का फ़ोन आया था, कह रही थी मामी भैया 3 दिनों से नहीं आए, मेरा मन उनके लिए बहुत बेचैन है। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे भैया के यशोदा भवन पर मेहमान आए हैं, तुम्हारी भाभी की छोटी माँ और 15 साला उनका कज़न। इस वजह से मसरूफियत तो थी ही, रात बहू के साथ हादसा भी हो गया। उनके दिल में किसी वजह से प्रॉब्लम आ गया था, लिहाजा फ़ौरन हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। सुबह 7 बजे हॉस्पिटल से फुर्सत मिली है, वो भी ये सुनकर बहुत बेचैन हो उठी। पूछा, अब भाभी कैसी हैं? तो मैंने कहा, फिक्र मत करो बेटी, अब वो बिल्कुल ठीक है। महताब ने पूछा, मामी वो ख्वाब वगैरह वाली बातें तो नहीं बताई उसे? नहीं बेटे, मेरे ख्याल से ये बातें बताने लायक नहीं समझा मैंने। बहुत खूब, फिर तो वो यशोदा भवन पर भी फ़ोन की होगी, या ज़्यादा मुमकिन है कि वो वहाँ पहुँच भी जाए। लिहाजा आप लोग ज़रा जल्दी करें, बस आधा घंटा लगेगा तैयार करने में। और महताब खान फ़ोन करने के लिए नंबर डायल करने लगा। रमा देवी ने ज़रा ताख़ीर से फ़ोन उठाई तो महताब ने पूछा, आंटी अपने घर कोई आया है क्या? उसने कहा, अभी तक तो कोई नहीं आया, मुमकिन है। तो इसने कहा, मुमकिन है मेरी बहन आएगी, उसे रोक कर रखिएगा, और कुमोद की तबीयत की बाबत पूछे तो स्वप्न वाली बात मत बताइएगा। जी समझा मालिक बाबू। ओके, हम लोग बस आधे घंटे में पहुंच रहे हैं काकी। बहुत अच्छा हमारे राजा बाबू। महताब ने रिसीवर रख दिया तो मामी वह बुआ कुमोद को लेकर किचन की जानिब चली गई। ये खुद बाहर दरवाजे पर चला गया। घोड़ा उसे देखकर धीरे से हिनहिनाया तो आगे बढ़कर ये उसका दुलार करने लगा। उसी वक्त गणेश उसे इमारत के अकब में वाक़े अस्तबल से लाया था और घास खिला रहा था। महताब ने पूछा, काका आज सुबह आपके पोता ने जन्म लिया है, मौका निकाल कर 1 घंटा के लिए भी उसे देखने घर नहीं गए?
गणेश ने नहायत संजीदगी से कहा, मालिक, पोता जन्म लिया है तो आज या कल देखूंगा ही। मेरे लिए तो इस संसार में आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है बाबू मालिक। इससे आगे वो मज़ीद 4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक छोटा सा जुमला बोला था, जिसे मैं यहाँ बयान करना नहीं चाहता, वरना बहुतेरे लोग मेरा शुमार किसी और ही ज़मरे में करने लगेंगे। दरअसल बेकस व बेबस, मजबूर और गरीब अनपढ़ लोग ख्वाबों की दुनिया में हरगिज़ नहीं भटकते हैं। वो अपनी खुली आंखों से हकीकत का सामना करने की चाहत रखते हैं। बहरहाल गणेश ने अपने हालात व उम्र की मुनासबत से जो भी इज़हार ख्याल किया था वो मुझे बेहद पसंद आए थे। बहरहाल उसी असना कुमोदिनी सदर गेट से झांक कर बोली, अब चलेंगे क्या? माताब चौंका। हाँ चलिए। सामने उसके ताक़ुब में मामी जान व समीदुल बुआ भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। कुमोदिनी के हाथ में ढक्कन लगी हुई एक एल्युमिनियम की नई पतीली थी। माताब ने कहा, क्या सोच रही हैं, आइए चलें। कुमोदिनी ने पलटकर उनके कदमों में झुकना चाहा, मगर मामी जी ने उसे थाम लिया। खुश रहिए, जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। जी मम्मी जी, कहकर वो आगे बढ़ी। माताब ने कार का दरवाज़ा खोलकर उसे पहलू में बैठाया और कार स्टार्ट करके चल पड़ा तो कुमोदिनी बोली, धीरे चलिए ना साजन, मेरा दिमाग कोफ्ता मसाला की खुशबू से उड़ा जा रहा है और बार बार मुंह में पानी भी आ रहा है। माताब ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, अरे बाप रे, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, डॉक्टर के पास ले चलूं क्या? क्यों, बड़े बदमाश हैं आप। वो 2 कुफ्ता खा लूँगी ना, सब ठीक हो जाएगा। चुनांचे दोनों हंस पड़े थे। कार सिर्फ 20 किलोमीटर की रफ्तार में थी। कुमोदिनी ने ढक्कन हटाकर एक कुफ्ता निकाला, आधा खुद खाकर बाकी आधा माताब के मुंह के पास ले गई तो उसने भी खा लिया। और इतना ही नहीं, मसाले से लथपथ अपनी उंगली भी मियाँ माताब को चटाने लगी। फिर पूछा, और दूँ? माताब ने कहा कि बस नहीं, अब आप खाइए। वैसे आपके होठों में भी गिरेबी लगी है, उसे भी चाट लूँ क्या? हाँ क्यों नहीं, लीजिए। कुमोदिनी अपने अल्फाज के साथ हंसती हुई जल्दी से अपने होठ उसके करीब कर दी और माताब हा 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 करके हंसने लगा। कुमोदिनी बोली, मैंने सोचा कि कम से कम इसी बहाने भी तो आप। वो अपना जुमला अधूरा छोड़कर मुस्कुराती हुई उसके मासूम और सुर्ख हो चुके चेहरा को बगौर देखने लगी तो माताब ने कहा, रुक क्यों गई? ढेर सारे तो हैं, खाते हुए चलिए। मामी ने कहा है ना सेहत का ख्याल रखने को। कुमोदिनी उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर हौले से मुस्कुराई और मज़ीद एक कुफ्ता निकाल कर खाने लगी थी। कुछ ही वक्फे के बाद कार यशोदा भवन के कंपाउंड में दाखिल हुई तो पतीली को अगली सीट पर छोड़कर ही दोनों कार से बरामद हुए। तब तक लक्ष्मी ही नहीं, उसके साथ गीता व सुनीता भी दरवाजे के सेहन में निकल आई थी। लक्ष्मी लपककर कुमोदिनी से लिपट गई और रुहासी होकर बोली, आपको ये अचानक क्या हो गया था भाभी? कुमोदिनी ने संजीदगी से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ा टेंशन में आ गई थी, वरना मैं आपके भैया की लाजवाल मोहब्बत के साये में हूँ ना, अतः आपकी भाभी को कुछ नहीं होगा। चलिए अंदर चलें। उसने अपने आंचल से लक्ष्मी की पलकों पर झिलमिलाते अश्क को पोंछते हुए कहा था। उसी आसना सुनीता आगे बढ़कर बोली, ज़रूर साले साहब की किसी कोताही के सबब ऐसा हुआ होगा। माताब फौरन बोला, अब लो इन मैडम की सुनो। आते आते ये सुंदरी जी मेरे पीछे पड़ गई। मुस्कुराती हुई सुनीता अपनी चुटकियों से माताब के दोनों गाल पकड़कर बोली, आपके नहीं तो किसके पीछे पड़ूं? शहजादे की मौजूदगी में शहजादी के साथ ऐसा हो भी कैसे सकता है? वो अपने अल्फाज के साथ ही अपने होंठ माताब के होंठों से लगाकर चूम ली तो गीता, लक्ष्मी और कुमोदिनी मुंह दबाकर हंस पड़ी। माताब ने मुस्कुराकर कहा, सीधे क्यों नहीं बोली कि आपको मेरे चुंबन की प्यास लगी थी? अगर तिश्नगी बुझ गई तो ठीक है, वरना अभी मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। सुनीता के साथ ही सभी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी तो रमा देवी, जिसने आते आते देख लिया था, मुस्कुराकर पर्दे की ओट में हो गई।
उसी असना रामलाल अस्तबल से निकला तो कुमोदिनी ने कहा, काका अगली सीट पर एक पतीली रखी है, लाकर काकी को दे दीजिए। और तब लक्ष्मी आगे बढ़कर भैया के चरणों में झुक गई। महताब ने उसे बाजुओं से पकड़ कर उठाया तो वो उसके सीने से लग गई। उसके बाद सभी अंदर कुमोदिनी की ख्वाबगाह में जाकर बैठ गई। कुमोदिनी ने कहा, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। लक्ष्मी ने कहा, बिल्कुल नहीं, चाय काकी बनाकर लाएंगे, आप हमारे पास बैठिए। लेकिन डार्लिंग, आप लोगों के डिनर के लिए भी तो काकी से मुझे कुछ हिदायत करनी है ना, क्योंकि आपके भैया श्री और आप दोनों के सैया जी बगैर डिनर के तो आप लोगों को जाने नहीं देंगे। बस फिर क्या था, सबों की हंसी का तूफान बरपा हो गया। महताब खान मुस्कुराकर दीवारों पर आवेजा तस्वीर को घूरने लगा और कुमोदिनी हंसती हुई बाहर चली गई। जो ही वो किचन में गई, रमा देवी ने मुस्कुराकर कहा, आपकी सासू जी ने स्पेशल सालन बना कर दिया है मालकिन जी। हाँ काकी, इसमें से पर हेड 4 अदद के हिसाब से 7 चौका 28 पीस तैयार किए गए आलू मटर की सब्जी में डाल दें और थोड़ा गर्म पानी भी डाल देंगी। ठीक है मालकिन, पानी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आलू मटर की झाल फ्रेजी पहले से ही बहुत गाढ़ी है। ठीक है, अब आप संभालो काकी, और हाँ पहले चाय बनाकर लाइए, उसके बाद थोड़ी फिरनी भी बना लेंगी। रमा देवी ने इस बात में सर को जुम्बिश दी और कुमोदिनी फौरन अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी थी। खाने पीने सोने जागने की अब मुकम्मल तरबियत कुमोदिनी ने अपने महबूब की देखा देखी हासिल कर लिया था और वो उसके ही नक्श कदम पर चल पड़ी थी। बारसूरत सभी एक साथ बैठकर खुशगपियों में मसरूफ़ हो गईं। महताब खान सामने सोफा पर बैठा सिगरेट पीने में मऊ था। उसने एक बारगी चौंकते हुए पूछा, लकी, सूरज बाबू का क्या हाल है, कैसे हैं वो? लक्ष्मी ने चाहते हुए फ़ौरन कहा, बहुत बेहतर है भैया वो, और आज दोपहर 3 बजे किसी काम से सीतामढ़ी गए। चलते वक्त बोले कि अगर वापसी में कुछ देर हो तो फिक्र नहीं कीजिएगा, वैसे देर सवेर आ ही जाऊंगा। महताब ज़ेर लब बड़बड़ाया, मुमकिन है उनका कोई कारोबारी मसला होगा। बारसूरत उधर किचन में रमा देवी ने जो ही आलू मटर की जाल फरेजी सब्जी में ग्रेवी के साथ कुफ्ता मसाला और गर्म पानी डालकर जोश दिया, गीता वो सुनीता बेकरार हो उठी। सुनीता ने फ़ौरन कहा, अरे बाप रे महारानी जी, ये कौन सा डिश बन रहा है डार्लिंग? खुशबू यहाँ तक आ रही है, कहीं खाने से पहले ही ना हमारे दिमाग का फ्यूज उड़ जाए। महताब उसकी बातें सुनकर रुख बदलते हुए हंसने लगा तो गीता ने कहा, साहब जी, वो मेम साहबा जो नई पतीली लेकर आए सुनीता, ये मनमोहक और स्वादिष्ट वस्तु उसी में बंद थी। और हाँ शहजादे बाबू, खूब जी भरकर हंस लीजिए, आपको थोड़े ही खाने का मौका दूंगी। महताब ने कहा, कोई बात नहीं, आप लोग सभी खाएंगी तो वो मेरे ही मैदे में जाएगा ना। सुनीता जोर से हंस पड़ी और फुदुक कर उसके पहलू में सोफा पर जा बैठी। लक्ष्मी ने पूछा, घर से क्या लाए थे भैया उस पतीली में? तो कुमोदिनी फौरन बोली, दरअसल आपके भैया को आलू मटर की झाल फरेजी सब्जी में बकरे के गोश्त से बना कोफ्ता मसाला डाली हुई सब्जी और पराठा खाने की ख्वाहिश हुई, तो गोश्त को मशीन से पिसवा कर हम लोग शहनाज मंजिल पर पहुंच गए, क्योंकि वो डिश हमारी सासू जी या समीदुल बुआ ही बना सकती थी। लिहाजा मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके भैया के साथ चली जाऊं, इसके तौर तरीके भी सीख लूँगी, क्योंकि आपके भैया को रोज़ ही अलग अलग किस्मों के भोजन की ख्वाहिश होती रहती है। सो मैं भी सीख कर आ गई। अच्छा, तो अब मैं आपसे सीख लूँगी भाभी, तो सुनीता ने कहा, और हम सब भी लकी डार्लिंग, लेकिन खाने वाला भी तो नवाब साहब जैसा शौकीन होना चाहिए ना। तब गीता ने आह भरते हुए कहा, हाँ, हम लोगों के नसीब में तो साला घास भूसा खाने वाला ही लिखा जा चुका है। सभी लड़कियां उसकी बात को सुनकर खिलखिला पड़ी और महताब अपना सर खुजाने लगा था। बारसूरत रात के 9 बजे दस्तरखान लगा और सबों ने एक साथ डिनर किया। बाहर बैठे रामलाल ने भी दबाकर खाया और मालकिन के आदेश पर बग्गी तैयार की और तीनों लड़कियां हंसती मुस्कुराती हुई रुखसत हुईं। कुमोदिनी ने महताब को लुंगी थमाते हुए बगौर उसके चेहरे का जायज़ा लिया और बोली, आज आप कुछ थके थके से दिखाई पड़ते हैं सजना, आधी रात से ही बेदार रहे ना।
दिन में भी तो आपको आराम करने का मौका नहीं मिला। कपड़े बदलिए और लेट जाइए, मैं आपके बदन दबा देती हूँ। महताब ने हंसकर कहा, ये आदत मत लगाइए जान, वरना आने वाले दिनों में आपको भी तकलीफ होगी और शायद उस वक्त मुझे भी गुस्सा आएगा। कुमुदनी ने हैरत से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों साजन? महताब ने लुंगी बांधते हुए कहा, मुस्तकबिल में जब मुझे थका मादा समझकर आप दबाने के लिए पैरों पर हाथ रखेंगी, खुदा न खास्ता क्या, ज़्यादा मुमकिन है कि ऐन उसी वक्त आपके नौजायद लाडले लाडली रोना चिल्लाना शुरू कर देंगे और आप मुझे छोड़कर फ़ौरन अपने बच्चों के पास भाग जाएंगी। लिहाजा मैं इधर टाएं टाएं फिस होकर रह जाऊंगा। ऐसे में गुस्सा आना तो लाजमी ही होगा ना। कुमुदनी उसकी प्यारी बातें सुनकर बेअख्तियार हंस पड़ी। तो महताब खान भी फर्श पर लुढ़कते हुए हंसकर बोला, जी हाँ मैडम, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि बदन दबाने की आदत मुझे लगे। कई लोगों से सुना भी है कि ये आदत बिल्कुल वाहियात होती है। कुमुदनी बोली, मगर साजन, आपकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ भी है और मेरी कामनाएं और तमन्नाएं भी। जवाबन महताब ने कहा, जितना कुछ तुम कर रही हो जान, यही क्या कम है। तुम्हारी ज़ात व हसरतों की बदौलत ही तो महताब खान की ज़िंदगी आबाद है, वरना इसके सिवा रखा ही क्या है इस ज़िंदगी में। रही थकान की बातें, तो मैं जवान हूँ, तंदुरुस्त व तवाना हूँ। मेरे जिस्म में कभी कोई थकावट नहीं होती है। अगर कभी थकावट महसूस भी होती है तो दिल और आँखों में, जब कुछ लम्हों के लिए ही सही तुम्हारी कुर्बत से दूर होता हूँ, वरना दिल में चाहत रहती है कि हर वक्त हर लम्हे तुम्हें अपनी आगोश में लेकर बैठा रहूं। कुमुदनी अपना चेहरा उसकी छाती में गाड़ देती है और वो उसे आहिस्तेगी से अपनी बाहों में ले लेता है। तो कुमुदनी अपने पैर पसारते हुए अपनी एक टांग उसकी कमर पर डालती है तो उसे एहसास होता है कि उसके महबूब का जिस्म सुलग उठा है। ऐसे में उसका दिल चाहता है कि वो उसे समेट कर अपने ऊपर ले ले और इसके लिए वो हमा वक्त तैयार भी रहती है। क्या गुनाह है और क्या पाप, वो ऐसे मौके पर बिल्कुल ही भूल जाती है। ताहम उसकी खुद ऐसी हिम्मत नहीं हो पाती कि वह ऐसे फेल की मुर्तकिब बने जो उसके महबूब को अभी मंजूर नहीं है। तब ऐसी हालत में ये उसके गाल, उसकी पेशानी और होठों को चूम चाट कर आधी अधूरी तस्कीन पाने की कोशिश में जल कर ठंडी पड़ जाती है और महताब खान खामोशी की अमीर गहराई में डूब जाता है। खैर, अब आइए मैं आपको शिवनगर ले चलता हूँ, जहाँ घरेलू कामों से फारिग होकर मालती देवी, उसके चारों बेटे और बहू इकट्ठा हुए तो उनके दरमियान मालती देवी और राजन की ज़ुबान पर सिर्फ कुमुदनी की पुरसुकून व खुशहाल ज़िंदगी और ख़ासकर चंदा बाबू का ही जिक्र था। ये बात वो बात और न जाने कितनी बातें होती रही। बेटे बहू अपने अपने कपड़े देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उसी आसना उसके बड़े बेटा और उसकी पत्नी ने अपने पिता और ससुर के मुतालिक बताया कि बाबूजी के विचार लाडली रानी के लिए बेहतर नहीं है। उन्हें तारी शराब के नशे में अपने प्रकोष्ठ में खुद से बातें करते सुना है हमने। बहू ने कहा, वो कल रात नशे में बड़बड़ा रहे थे मम्मी कि हरामजादी, तुम कहीं भी जाओ, किसी भी यार से ब्याह रचा लो, मुझे कोई परवाह नहीं, किंतु आश्रम का ड्रामा बंद करो और मेरे बाप दादा की जिस जायदाद की दावेदार हो उससे बाजदाबी लिख कर जाओ मादर चोद, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। मैं तुम्हें जिंदा रहने नहीं दूंगा। ये चंद्रिका सिंह और उसकी पत्नी किस कलंकनी को जन्म देकर छोड़ गया, वगैरह वगैरह। बहू की जुबान से ये सब बातें सुनकर जहाँ मालती देवी को गहरा सदमा पहुँच रहा था, वहीं मालती ने यह भी देखा कि राजन का चेहरा अपने पिता के प्रति क्रोध और घृणा से लाल हो चुका था। मालती देवी मुजफ्फरपुर से वापसी पर यह सोच रही थी कि एक बार फिर अपने पति को समझाने की कोशिश करेगी कि भतीजी की जानिब से वो बेनियाज हो जाए, उसे अपनी तौर पर ज़िंदगी आबाद कर लेने दे, क्योंकि वो खुददार है, खुद मुख्तार और बालिग है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि कुमुदनी ने अपनी मर्जी का कदम उठाया और आप कुछ नहीं कर सके। मगर अब बेटा बहू से इस तरह की बातें सुनकर उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी।
बदसूरत रात के 11 बजे मुंद्रिका सिंह हिलते डुलते आया और अपने बाहरी कमरे में गया तो चंद लम्हे बाद मालती देवी उसके कमरे में दाखिल हुई। उसके बेटे बहू सभी कमरे से बाहर ही सहन में थे। मालती ने पूछा, तबीयत ठीक है ना, खाना परोसूं? मुंद्रिका सिंह ने तिरछी नज़र उस पर डालते हुए कहा, आज अप्सरा लग रही हो। उस रंडी के साथ तुमने भी तो उस पठान लौंडे से नहीं मरवा लिया जिसके एवज उसने तुम्हें परी बनाकर वापस भेजा है। उसकी बातें सुनकर अंदर खड़ी मालती और बाहर खड़े चारों बेटे व बहू सिहम उठे। ये गंदा और जहरीला व्यक्ति किस तरह का लांछन मम्मी पर लगा रहा था। राजन ने आओ देखा न ताओ गुस्से की कैफियत में जाकर माँ के पहलू में खड़ा हो गया। मुंद्रिका ने उसे और उसके तेवर को देखकर दांत पीसते हुए कहा, क्या रे लौंडा, लगता है कि मुझ पर गुर्रा रहा है। हरामी, अभी से तेरी ये मजाल, काट कर रख दूंगा कुत्ते। इसे लेकर फौरन हमारे सामने से दूर हो जाओ कुतिया, वरना मैं ऐसा कुछ ना कर दूं जो तुम्हारे लिए अनर्थ साबित हो। मुझे सोना है, कल कोर्ट की तारीख है जिसमें मुझे सारी जायदाद के कागजात पेश करने का हुक्म मिला है। भागो, दूर जाओ। वो बड़बड़ाता हुआ फर्श पर लुढ़क गया और मालती राजन को लेकर बाहर निकली तो बहू और बेटों को गमज़दा देखकर खुद सिसक उठी थी। बहू ने फौरन उसे अपनी बाहों में ले लिया और बेटे उसे समझाने लगे। राजन तेजी के साथ वहाँ से कमरे में चला गया जहाँ वो अपने दोनों भाइयों के साथ सोता था और चंद लम्हे बाद वो अपने कमरे में गई जो मुंद्रिका सिंह के कमरे के बराबर था। तो उसके मूलिक गेट को, जिससे वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक बीवी के पास आता था, मुकफिल कर दिया। अंदरूनी सहन की जानिब खुलने वाले केवाड़ की भी कुंडी चढ़ा दी और सो गई। दूसरे दिन सुबह मुंद्रिका सिंह सोकर उठा और मुकम्मल एराजी के तमाम डॉक्यूमेंट्स बड़े से बैग में रखा। मामूल के मुताबिक बाहरी ट्यूबवेल पर गुस्ल किया और कपड़े तब्दील करके साइकिल रिक्शा से हाजीपुर के लिए चल पड़ा। उसने न तो नाश्ता किसी से मांगा और न किसी ने उसे नाश्ते के लिए पूछा, क्योंकि उस वक्त नाश्ता बनना शुरू ही हुआ था और वैसे भी अब रफ्ता रफ्ता बीवी बच्चे उसके बागी बनते जा रहे थे। खासकर छोटा राजन, जो अब उम्र के लिहाज से 15वीं साल से गुजर रहा था, नफरतों से भरा जा रहा था। उसे अपनी दीदी और ख़ासकर जीजा जी से बेपनाह मोहब्बत हो चुकी थी। वो रह कर अपनी भाभी के पहलू में बैठ जाता और दीदी व जीजा जी का जिक्र करता रहता। चुनांचे उसकी भाभी उसकी बातों से महजूज होकर खूब हंसती मुस्कुराती रहती थी। वैसे भी वो अपनी भाभी और भाइयों का बेहद दुलारा था। मालती देवी सौगात में जो 4 सेर नफीस मिठाइयाँ लेकर आई थी, गांव के रस्म के मुताबिक किसी के घर भेजना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि लोगों में ये मुश्तहर हो चुकी थी कि वो अपनी बीमार बहन की इयादत करने गई है। फिर सौगात लेकर वापस आने का कोई सवाल ही नहीं था। यहाँ तक कि मुंद्रिका सिंह की बेहूदगी के सबब बहू और बेटों के कहने पर यह मिठाइयाँ खुद उसे भी नहीं दी गई थी। उस सौगात को मालती और उसके बेटे बहू ही इस्तेमाल करते रहे थे। बहू ने अपनी सास और देवर राजन बाबू से अपनी लाडली ननद और नंदोई जी का जिक्र सुन कर मालती से कहा, मम्मी जी, आप लोगों से लाडली गुड़िया और नंदोई जी का जिक्र सुन कर मेरे मन में आता है कि एक बार मैं भी जाकर उन लोगों को देखूं और मिलूं। तो जवाबन मालती ने कहा, बेटी तुम जब अपने मैके जाओगी तो अपनी दीदी से मिलने के बहाने वहाँ जाकर 2-4 दिन रह लेना, क्योंकि तुम्हारे जीजा तो शायद मुजफ्फरपुर के राम दयालु नगर रेलवे स्टेशन में ही कार्यरत है ना, और रेलवे कॉलोनी में ही तुम्हारी बहन और बच्चों के साथ शरणागत है। बहू ने फौरन चहकते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, आपने ठीक ही कहा है। मालती बोली, दरअसल मैं चाहती हूँ बेटी कि तुम्हारे वहाँ जाने की भनक भी इस चंडाल को नहीं लगनी चाहिए। अपनी सास के मशवरे पर बहू बेहद खुश हुई थी और मालती खुद भी पुरसकून हो चुकी थी। बहरहाल यहाँ मसीहा की 37वीं किस्त मुकम्मल हुई। बाकी आइंदा इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलामु अलैकुम।